गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज की वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण के लाभ और हानियों की चर्चा करते हैं। रासायनिक समीकरण इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे बनता है, उसे संतुलित कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण से कौन कौन से फायदे हैं और कौन से नुकसान हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करें। सबसे पहले एक रासायनिक समीकरण हम ले लेते हैं N2 प्लस KH2 इक्वल टू 2NH3। इस तरह से एक समीकरण हमारे पास प्राप्त है और इस समीकरण को आधार मान करके हम समझेंगे कि इससे कौन कौन से फायदे हो रहे हैं और कौन से नुकसान हो रहे हैं। तो सबसे पहले लाभ की चर्चा करते हैं और देखते हैं अभिकारक एवं उत्पाद पदार्थों का ज्ञान होता है। रासायनिक समीकरण से पहला बिंदु जो कह रहा है कि अभिकारक यानी कौन कौन से पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन सा पदार्थ बन रहा है, इसका ज्ञान हो जाता है। इस समीकरण में जैसे आप देख रहे हैं अभिकारक पदार्थ के रूप में N2 और H2 हैं और बनने वाले पदार्थ उत्पाद के रूप में NH3 अर्थात अमोनिया है। इस तरह से अभिकारक और उत्पाद के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। दूसरा बिंदु कहता है भाग लेने वाले बनने वाले पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान हो जाता है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किस अनुपात में पदार्थ आपस में संयोग करेंगे इसका भी पता चल जाता है। अर्थात एक पदार्थ की कितनी मात्रा दूसरे पदार्थ की कितनी मात्रा के साथ संयोग करके और यौगिक बनाएगी, ये पता रासायनिक समीकरण से पता हो जाता है। जैसे आप देखिए इस समीकरण में N2 यानी नाइट्रोजन का एक अणु है। आयतन की चर्चा अगर हम करते हैं तो ये गैस है, तो इसका आयतन 22.4 लीटर होगा। क्योंकि 1 मोल है इसलिए इसका आयतन 22.4 लीटर। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, 3 मोल हैं, यानी 22.4 का 3 गुना भाग यानी 1:3 होगा। और इस अनुपात में संयोग करके 2 अणु अमोनिया के इस तरह से पदार्थ की मात्राएं हमें पता हो जाती हैं। तीसरा बिंदु कहता है पदार्थ के अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है। पदार्थ की अविनाशिता का नियम पीछे आप लोगों ने पढ़ा है। पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहता है कि अभिकारक जितनी मात्रा में रहता है उत्पाद भी उतनी ही मात्रा में बनता है। अर्थात किसी भी रासायनिक क्रिया में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। यहाँ आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को देख रहे हैं, उसकी मात्राएं जो होती हैं अभिकारक की कुल मात्राएं जितनी हैं उत्पाद की कुल मात्रा के बराबर होती है, इसलिए अविनाशिता नियम की भी पुष्टि होती है। गैसीय पदार्थ के आयतन का ज्ञान हो जाता है। यहाँ ये तीनों पदार्थ गैसीय पदार्थ हैं, तो ये चूंकि 1 मोल है इसलिए इसका आयतन 22.4 लीटर हो जाएगा। ये 3 मोल है इसलिए इसका आयतन 22.4 का 3 गुना हो जाएगा। और ये इस तरह से 2 अणु बन रहा है अर्थात 2 मोल बन रहा है, इसलिए इसका जो आयतन होगा 22.4 का 2 गुना होगा। इस तरह से इसके आयतन का भी ज्ञान हो जाता है। संयोजकता का भी पता चलता है। संयोजकता का कैसे पता चलता है, यहाँ हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, अर्थात नाइट्रोजन की जो संयोजकता बनेगी वो 3 होगी। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, तो चूंकि 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है और यौगिक बना रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक एक संयोजकता वाला 3 परमाणु हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, अर्थात हाइड्रोजन की जो संयोजकता होगी 1 होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ हानियां भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि कुछ जानकारियां हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं।
हानियों में अगर हम चर्चा करें तो पहला बिंदु है पदार्थ के अवस्था का ज्ञान नहीं होता, ताप का ज्ञान नहीं होता, दाब का ज्ञान नहीं होता है, सांद्रण का पता नहीं चलता है। अब ये सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र लिखे होने पर यह पता नहीं चल रहा है कि नाइट्रोजन जो क्रिया कर रहा है वो ठोस है, द्रव है या गैस है। हाइड्रोजन किस अवस्था में है, बनने वाला अमोनिया किस अवस्था में है, तो भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं होता। दूसरा, किस ताप पर यह क्रिया हो रही है इसका भी पता नहीं चलता। प्रेशर कितना होना चाहिए इन दोनों क्रियाओं को, इन पदार्थों के संयोजन के लिए, क्रिया करने के लिए, सांद्रण कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, ये सारी चीजों का ज्ञान जो है वो समीकरण से प्राप्त नहीं होता है। बनने वाले पदार्थ की प्रकृति का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अभिकारक तो हम स्वयं लेते हैं, इसलिए हमको पता रहता है कि वो किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति क्या है, कोई जहरीला है या दुर्गंध वाला है या सुगंध वाला है, किस तरह की उसकी प्रकृति है। इस तरह से अभिकारक की प्रकृति तो हम जान जाते हैं, लेकिन बनने वाला उत्पाद, उसके संयोग से बनने वाला जो उत्पाद बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, क्या वह दुर्गंध वाला होगा, कोई विषैला पदार्थ बनेगा, इसके संबंध में रासायनिक समीकरण से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तीसरे बिंदु में हम देखते हैं लगने वाले समय का ज्ञान नहीं होता है। दो पदार्थों को हमने आपस में मिला दिया है, अब वो कितने घंटे में, कितने समय में आपस में क्रिया करके और उत्पाद बना देंगे, इसकी जानकारी समीकरण के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह से